हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरनमेंट आईएएस। हम जो है करंट अफेयर के बहुत सारे वीडियो लेकर आए हैं। एनवायरनमेंट के वीडियो हमारे आ रहे हैं, साइंस के वीडियो आ रहे हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो आ रहे हैं। तो वो करंट अफेयर का एक पार्ट हो गया। नाउ क्योंकि एग्जामिनेशन में करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक पोर्शन भी आता है, जिसको हम जनरल नॉलेज बोलते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी की सीरीज हम लेकर आए हैं, जिसमें ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल्स को हम कवर करेंगे। और इस सीरीज का नाम भी हमने जी फॉर ज्योग्राफी रखा है। जी फॉर ज्योग्राफी, भूगोल की ये सीरीज है। और इसका पहला जो टॉपिक है वो आज से हम ले रहे हैं। इसी तरीके से एनवायरनमेंट की हमारी सीरीज आएगी, जिसमें एनवायरनमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल, एनवायरनमेंट करंट अफेयर नहीं, करंट अफेयर को हम अलग से कवर कर रहे हैं। फंडामेंटल कोर कॉन्सेप्ट को जो है कवर करेंगे, वो सीरीज होगी ई फॉर एनवायरनमेंट। तो हमारी सीरीज है अभी जी फॉर ज्योग्राफी। इसका फर्स्ट लेक्चर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। बेसिकली इस सेशन में हम बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी की, और उसको बहुत इजी वे में समझेंगे। ज्योग्राफी का जो हमारा ये कोर्स है, जी फॉर ज्योग्राफी सीरीज है, इसको इस तरीके से हमने डिजाइन किया है कि इसको कोई भी देख सकता है। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप इजीली देख सकते हैं। आरएस की तैयारी कर रहे हैं, अदर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी आता है, तो आप इसको देख सकते हो, इजी वे में समझ सकते हो। तो इसको बहुत एकेडमिक पर्पस वाला नहीं रखेंगे, हम जनरलिस्ट रखेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं जी फॉर ज्योग्राफी सीरीज में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो दोस्तों, इस दुनिया की सबसे बड़ी जो मिस्ट्री है, वो जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं वही है। हमें एक्चुअली ये पता ही नहीं है कि ये यूनिवर्स कैसे बना था। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, ये बनी कैसे, ये आई कहाँ से। सूर्य के बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं है, हमें दूसरे तारों के बारे में जानकारी नहीं है, हमें गैलेक्सी के बारे में पता नहीं है, और हमें ब्रह्मांड के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। तो हमारे पास जितना भी अवेलेबल नॉलेज है, उसमें कुछ थ्योरी है, उनको हम कवर करेंगे। क्योंकि यूनिवर्स के बारे में हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हमने कुछ थ्योरीज दी है, जैसे बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से यूनिवर्स बना। यूनिवर्स की उत्पत्ति की जितनी भी थ्योरी है, उनमें बहुत सारी हाइपोथेसिस है, लेकिन बिग बैंग थ्योरी जो है सबसे पॉपुलर थ्योरी इसलिए है क्योंकि इस थ्योरी में हाइपोथेसिस के साथ साथ में प्रमाण या एविडेंस भी दिए गए हैं, जो आपको ये बताएंगे कि सच में यूनिवर्स का ओरिजिन इस वजह से हुआ है, और इसका उदाहरण, इसका प्रमाण ये है। तो उसको मोटा मोटा आज के सेशन में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनिवर्स या ब्रह्मांड किसको कहते हैं। तो दोस्तों, हमें जो कुछ भी दिख रहा है वो सब यूनिवर्स का पार्ट है। मैं यूनिवर्स का पार्ट हूं, आप ब्रह्मांड के पार्ट हैं। इस धरती पर जिसमें हम रहते हैं, ये ब्रह्मांड का एक छोटा सा टुकड़ा है। सूर्य के चारों ओर धरती चक्कर लगाती है, तो सन भी यूनिवर्स का पार्ट है। सन के जैसे बहुत सारे स्टार है, वो भी यूनिवर्स का पार्ट है। तो प्लेनेट, स्टार ब्रह्मांड का पार्ट है, यूनिवर्स का पार्ट है। बहुत सारे स्टार मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं, तो वो ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। और बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके पूरा यूनिवर्स बनता है। तो आप कह सकते हो कि सबसे नीचे प्लेनेट है। प्लेनेट जो है स्टार के अराउंड चक्कर लगाते, जैसे सन एक स्टार है। बहुत सारे स्टार का कलेक्शन इज गैलेक्सी, और बहुत सारी गैलेक्सी का कलेक्शन इज यूनिवर्स। तो जो सब कुछ दिख रहा है वो सब कुछ ब्रह्मांड है। चाहे वो विजिबल मैटर हो, वो ब्रह्मांड है। चाहे वो इनविजिबल मैटर हो, जैसे आपने डार्क मैटर का नाम सुना होगा, आपने डार्क एनर्जी का नाम सुना होगा, ये सब कुछ भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। समय भी ब्रह्मांड का हिस्सा है, पदार्थ भी ब्रह्मांड के हिस्से हैं। तो यूनिवर्स, सो एवरीथिंग वॉट एवर वी सी इज यूनिवर्स। जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब कुछ ब्रह्मांड है। यूनिवर्स बेसिकली एक रोमन शब्द से आया है। इट इज ए रोमन वर्ड, जिस जो है यूनिवर्सम ओरिजिनल वर्ड था। और इस यूनिवर्सम जो शब्द है, रोमन शब्द, इसका मतलब था कि बेसिकली रोमन लोग जो है ग्लोब और कॉस्मोस को व्यक्त करने के लिए, टू एक्सप्लेन ग्लोब एंड कॉस्मोस, ये वर्ड यूज करते थे। तो बेसिकली वहीं से ये यूनिवर्स शब्द का
उद्गम हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिवर्स कितना पुराना है, तो बेसिकली इस यूनिवर्स की जो उम्र है वो है 13.7 बिलियन वर्ष। तो एज कितने हैं? 13.7 बिलियन ईयर्स। आप बोलोगे सर ये बिलियन क्या होता है? तो यूट्यूब चैनल पे किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर है ना? यूट्यूब चैनल पे किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, इसका मतलब है कि उसके जो है 10 लाख सब्सक्राइबर है। तो 1 मिलियन तो हो गया 10 लाख। फिर 1 मिलियन में आप 1,000 का गुणा करो, 1000 को मल्टीप्लाई करो, तो 1 बिलियन आएगा। तो 1 मिलियन में मैं गुणा कर रहा हूँ 1000 का, तो मेरा आएगा 1 बिलियन। तो 1 बिलियन का मतलब हो गया 1000 करोड़, 1000 करोड़, सॉरी 100 करोड़। इट इज 100 करोड़। क्योंकि ये 10 लाख है ना, तो 10 लाख में 1000 का गुणा करोगे तो पहला जीरो लगेगा, तो 1 लाख जो है 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़ बनेगा। तो बेसिकली 1 बिलियन इज 100 करोड़। अगर मैं 1 ट्रिलियन की बात करूं कि 1 ट्रिलियन कितना होता है, तो अगेन इसमें 1 बिलियन में 1000 का गुणा करो आप, तो 1 बिलियन इंटू 1000, तो आएगा 1 ट्रिलियन। तो बेसिकली 1 ट्रिलियन कितना होता है? 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़। और जैसे इंडियन जीडीपी की बात करोगे तो हमारी जो जीडीपी है वो ऑलमोस्ट जो है 3.7 ट्रिलियन है। 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, 3.7 ट्रिलियन डॉलर। तो हमारा जो यूनिवर्स कितना पुराना है? 13.7 बिलियन वर्ष पुराना। या इसको आप कह सकते हो कि 13.7 बिलियन। इसका मतलब ये हो गया कि इसको 100 से गुणा करो आप, तो ये बनेगा 13700। ठीक है, यानी कि 137 लाख वर्ष पुराना हमारा यूनिवर्स है। कितना? 137 लाख वर्ष पुराना हमारा यूनिवर्स है। इसकी उत्पत्ति उस समय पर हुई थी। तो ये एक बेसिक जानकारी है यूनिवर्स के बारे में। तो आप कह सकते हो, जैसे अगर अगर मुझे एक छोटा सा डायग्राम बनाना है, ठीक है, तो चलो मैं खुद से शुरुआत करता हूँ और मैं यूनिवर्स तक जाना चाहता हूँ। तो मैं बात करता हूँ मेरी, ठीक है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंसान, ठीक है, बहुत सारे पशु पक्षी इस धरती पर रहते हैं, इन सबको मिला देता हूँ तो बन जाती है अर्थ, धरती। अर्थ क्या है? एक प्लेनेट है, एक ग्रह है, एक ग्रह है। ऐसे बहुत सारे ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये हो गया मेरा सन। बेसिकली सन क्या है? एक स्टार है, एक तारा है। और ऐसे बहुत सारे तारे मिलके क्या बनाते हैं? गैलेक्सी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं तारा मंडल। गैलेक्सी को क्या बोलते हैं? तारा मंडल। तो तारों का बहुत सारा समूह जो है वो गैलेक्सी है। अ, तो गैलेक्सी और बहुत सारी गैलेक्सी मिलके यूनिवर्स बना थी। एक गैलेक्सी में कितने तारे होते हैं? बहुत सारे तारे। कितने? लाखों तारे हो सकते हैं। तो सूरज के जैसे लाखों तारे एक गैलेक्सी में होंगे, और ऐसी लाखों करोड़ों गैलेक्सी मिलके हमारा यूनिवर्स बनाएगी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस यूनिवर्स का आप कितना छोटा सा एक हिस्सा है, कितना छोटा सा एक क्रिएशन है। तो भगवान की ये दुनिया कितनी अद्भुत है। तो यूनिवर्स सबसे ऊपर है। यूनिवर्स का जो सबसेट है दैट इज गैलेक्सी, गैलेक्सी का सबसेट है स्टार, स्टार का सबसेट अर्थ। तो इस तरीके से आप एक डायग्राम बना के समझ सकते हो। तो ये हमारी गैलेक्सी है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा कहते हैं इसको। तो बेसिकली हमारी जो आकाश गंगा है, ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें बहुत सारे तारे हैं। उसमें से एक तारा सूरज है, और उस सूरज ने हम सबको पकड़ के रखा हुआ है। किस किस को? सारे ग्रहों को। ठीक है, एमवीईएम जेसन,
मरकरी, अर्थ, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो सारे ग्रहों को उस सूरज ने पकड़ के रखा हुआ है। उनमें से एक ग्रह के ऊपर हम रहते हैं। तो ये तो एक तारा हुआ। ऐसे करोड़ों तारे हैं इस गैलेक्सी के अंदर, जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। इसका आकार कैसा है आप देख सकते हैं, जैसे सांप जैसे कुंडली मार के बैठा रहता है ना, जैसे गोल गोल, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइरल। स्पाइरल हिंदी में बोलते हैं सर्पिलाकार। तो हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार। इसकी आकृति है स्पाइरल शेप, हमारी गैलेक्सी है। तो इस तरीके की हमारी गैलेक्सी है, सर्पिलाकार स्पाइरल शेप से छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, ये सारे लाखों करोड़ों तारे हैं। तो गैलेक्सी क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टार है। और बेसिकली किसी एक गैलेक्सी में, मान लिया एक गैलेक्सी में करीब जो है 1 लाख तारे हैं, तो वो सारे तारे उस गैलेक्सी के अंदर क्यों हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ने उन सब तारों को पकड़ के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। ये कुछ वैसा ही हुआ जैसे परिवार में कोई, जैसे दादाजी हमारे, तो दादाजी पूरे परिवार को बांध के रखते हैं, सबको साथ में रखते हैं, तो दादाजी क्या हुए परिवार के लिए? गुरुत्वाकर्षण बल। वैसे ही जो ग्रेविटेशनल फोर्स ने इन सारों तारों को बांध के रखा हुआ है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। और ऐसा इसका नाम क्यों है? इसको एक दूध की गंगा बह रही हो वैसी कुछ दिखती है, ये देखो एक वाइट वाइट कलर की दिखती है, इसलिए इसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, आकाश गंगा। इसका दूसरा नाम जो है आकाश गंगा है। इसका शेप जो है स्पाइरल है, सर्पिलाकार इसका आकार है। इसके पास में पड़ोसी गैलेक्सी कौन है? जैसे मान लिया शर्मा जी के घर के पास में गुप्ता जी का घर है, तो मिल्की वे गैलेक्सी के पास में किसका घर है? एड्रोमेडा। तो ये एक दूसरी गैलेक्सी है। तो नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी हुई? एड्रोमेडा। डिस्टेंस कितनी है? 2.5 मिलियन लाइट ईयर, 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष इतनी दूर है। नेक्स्ट वाली जो गैलेक्सी हमारे पास वाली एड्रोमेडा, उसका नाम है। तो बेसिकली ये वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं छोटे एग्जाम्स में, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है, ये स्पाइरल शेप है, इसके जस्ट पास में जो गैलेक्सी उसका नाम है एड्रोमेडा। तो ज्योग्राफी के लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे तारे होते हैं, जैसे एक तारा ये है, ये कौन है? सूरज भगवान, सूर्य देवता, जिनको हम सूर्य नमस्कार करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तारों से मिलके गैलेक्सी बनती है। जो तारा है या सूर्य है, उसके अराउंड जो है बहुत सारे वेरियस बॉडीज जो है उसके अराउंड चक्कर लगाती है। जैसे सूरज के अराउंड क्या होंगे? ग्रह होंगे, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है। तो एक तारा, तारे के चारों ओर चक्कर लगाएगा कोई ग्रह, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा कोई उपग्रह। जैसे सूरज एक तारा है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। तो सोलर सिस्टम, जैसे हमारा सूरज है, तो सूरज का एक सिस्टम, सूरज का एक परिवार, उसके सदस्य कौन कौन होंगे? उसके सदस्य होंगे सूरज, सारे के सारे प्लेनेट यानी ग्रह, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएंगे उपग्रह या सैटेलाइट, और कई सारे बौने ग्रह भी होंगे, ड्वार्फ प्लेनेट। इन सब चीज़ों को ज्योग्राफी के आगे के लेक्चर्स में हम समझेंगे कि क्या क्या होते हैं ये। और कई सारे एस्टेरॉयड होते हैं जिनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ये भी एक सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। इसके अलावा मीटियोराइट, जिनको हम बोलते हैं उल्का पिंड, आपने कई सारे क्रेटर्स के नाम सुने होंगे, जैसे राजस्थान में 12 में रामगढ़ क्रेटर है। तो बेसिकली अंतरिक्ष से एक बहुत बड़ी चट्टान उड़ के आई, वो पृथ्वी के वायुमंडल ने उसमें प्रवेश किया, और रामगढ़ में वहां पे आके गिर गई, एक बहुत बड़ा गड्ढा बना जिसको क्रेटर कहते हैं। तो इस तरीके के उल्का पिंड भी हमारे सोलर सिस्टम में होते हैं, जिनको मेटेओराइट्स कहते हैं। इसके अलावा धूमकेतु, तो आपने इस तरीके के एक बॉडी को देखा होगा, एक तरीके की चट्टान के का फोटो वगैरह देखा होगा, जैसे एक हेलीज कॉमेट है, क्या नाम है? हेलीज कॉमेट, जिसके पीछे जो एक पूंछ नजर आती है। तो इस तरीके का धूमकेतु कॉमेट। और इसके अलावा अदर नियर ऑब्जेक्ट, अन्य निकट वस्तुएं। तो बेसिकली सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। वहां तारा होगा जैसे सूरज, प्लेनेट होगा जैसे अर्थ,
सैटेलाइट होगा जैसे मून, इसके अलावा एस्टेरॉयड होंगे, कॉमेट होंगे, मेटेओराइट होंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ग्रह मिलेंगे आपको, उपग्रह मिलेंगे, फिर आपको मिलेंगे बौने ग्रह, आपको मिलेंगे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु और अन्य सारी कई सारी वस्तुएं। ये सब एक तारे के अराउंड घूमते रहते हैं जैसे सूरज के अराउंड, उसको सौर मंडल हम कहते हैं। इन सब को आगे वाले लेक्चर्स में एक एक को समझेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। सोलर सिस्टम के अंदर ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार वगैरह, ये जो है यूनिवर्स के अंदर ये सारी चीजें होती है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये ब्रह्मांड आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इसकी तीन थ्योरी को आज कवर करेंगे। तीनों ही थ्योरी बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं जाएंगे, इजी वे में समझेंगे। पहली थ्योरी यूनिवर्स की उत्पत्ति की, उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। दुनिया में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उसमें सबसे एक्सेप्टेड, सबने स्वीकार किया इस सिद्धांत को, सबसे पॉपुलर सिद्धांत जो है बिग बैंग थ्योरी है। इस सिद्धांत का नाम आपने पहले भी सुना होगा, तो इसको देखते हैं। क्या ये सिद्धांत है? ये बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि दुनिया में जब कुछ भी नहीं था, यानी कि इस ब्रह्मांड में जब कुछ भी नहीं था, तो एक छोटा सा, कितने, परमाणु के आकार का एक छोटा सा कण था, एक एटम साइज का एक पार्टिकल था। इस पार्टिकल में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। एंटायर यूनिवर्स वाज पार्ट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल। और ये छोटा सा कण ऐसा था जिसके अंदर सारे के सारा जितना भी पदार्थ हम देख रहे हैं वो सब कुछ उसके अंदर समाया हुआ था। तो उसका घनत्व यानी कि उसकी डेंसिटी इनफाइनाइट थी, उसका टेम्परेचर बहुत हाई था। इस तरीके का एक छोटा सा पार्टिकल था। तो क्या हुआ, 13.7 वर्ष पूर्व, यानी 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, देयर वाज अ सडन एक्सप्लोजन। एक अचानक विस्फोट हुआ, बिग बैंग, एक बड़ा महाविस्फोट हुआ और ये कण फूट गया और सब कुछ इस कण में से निकला। जो पदार्थ हम देख रहे हैं वो सारे इस कण में से निकले, सारी गैसेस इस कण में से निकली, जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती वो भी इस कण में से निकली, समय भी इस कण में से निकला। तो ये थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। तो आप देख सकते हैं छोटा सा कण है, इसके अंदर विस्फोट हुआ, तो आपको ये स्टार दिख रहे होंगे, तो सब कुछ बेसिकली इसमें विस्फोट होने के बाद ही बना है। तो ये थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। इसको हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखो छोटा सा कण, ये विस्फोट हुआ 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कितना पुराना है, 13.7 वर्ष पुराना। तो विस्फोट हुआ और इसमें बहुत सारी चीजें निकली और धीरे धीरे जो है इसमें से गैस निकली, इसमें से डस्ट निकली और वो सब जो है साथ में कॉम्पैक्ट हो गए और उससे स्टार बने और प्लेनेट बने, सैटेलाइट वगैरह सब कुछ ऐसे बना। यहाँ पर देख सकते हो अगेन बिग बैंग थ्योरी। तो महाविस्फोट और आपको देख सकते हैं ये बाजे के जैसा एक पूरा का पूरा यूनिवर्स का प्रसार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है और सारी चीजें जो है बनती जा रही है। तो ये बिग बैंग की थ्योरी है। चलिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यहाँ पर सिंगुलैरिटी वर्ड लिखा हुआ है, ये आईएएस एग्जाम में आया हुआ है। तो बेसिकली एक छोटा सा कण, एक सिंगल कण जिसमें से सब कुछ निकला, तो यहाँ वर्ड किया सिंगुलैरिटी, एक में से सब कुछ निकला, एक में विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद आप ये देखो ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं ये गैलेक्सीज है। विस्फोट हुआ तो गैलेक्सीज बनी, कितनी गैलेक्सी बनी, 1 2 3 4, ऐसे चार दिख रही, बहुत सारी गैलेक्सीज बनी। फिर क्या हो रहा है, जब सडन एक्सप्लोजन होता है, जैसे गुब्बारा फूल रहा है ना, गुब्बारा फूल रहा है, लास्ट में वो फट जाएगा, तो ये गुब्बारा फूल रहा है। तो ये देखो गैलेक्सी, जो चार गैलेक्सी थी उनके बीच में दूरी बढ़ गई, ठीक है। फिर और दूरी बढ़ गई, देखो 1 2 3 4। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारे कण में विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद में सारे पदार्थ उसमें से निकले, उससे गैलेक्सी बनी और ये यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है ये अभी भी फैल रहा है। जैसे गुब्बारा फैलता है वैसे ये फैल रहा है। तो आप गुब्बारा जब छोटा होगा उसमें 4 डॉट बनाओगे ना और उसमें और हवा भरोगे तो डॉट के बीच में जगह और बढ़ती रहेगी। इसका मतलब क्या है, ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हो रहा है, प्रसार हो रहा है। तो ये थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है।
तो एक सिंगल कण से जो सब कुछ निकलता है उसको बोलते हैं सिंगुलरिटी। तो किस टाइप का क्वेश्चन आया था कि द टर्म सिंगुलरिटी एंड इवेंट होराइजन समटाइम्स सीन इन द न्यूज आर रिलेटेड विथ। तो बेसिकली ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड टर्म है सिंगुलरिटी और इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन ब्लैक होल से रिलेटेड है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो बिग बैंग थ्योरी को थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली ये जो बिग बैंग शब्द है ये दिया था फ्रेड हॉयले ने 28 मार्च 1949 को। फ्रेड हॉयले ने ये शब्द दिया था, बिग बैंग शब्द जो है पहली बार यूज किया था। इसके अलावा एक जॉर्जेस लेमेत्रे, ये बेल्जियम के कॉस्मोटोलॉजिस्ट थे। इनको फादर ऑफ बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। जॉर्ज लेमेत्रे, जॉर्जेस लेमेत्रे, फादर ऑफ बिग बैंग थ्योरी इनको कहा जाता है। और ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन है यूनिवर्स का और सबसे जो है पॉपुलर थ्योरी है। तो फ्रेड हॉयले ने ये टर्म दिया बिग बैंग, और फादर ऑफ बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है जॉर्जेस लेमेत्रे, जो बेल्जियम के कॉस्मेटोलॉजिस्ट थे। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड में शुरुआत में एक छोटी सी एक टाइनी बॉल थी, ठीक है। अब आपने सुना हो एक गॉड पार्टिकल का नाम सुना है, गॉड पार्टिकल, जिसको हिग्स बोसोन भी कहा जाता है। तो बेसिकली हिग्स बोसोन को का जो आइडिया है, बेसिक आइडिया जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, उसको कहीं ना कहीं ये इस टाइनी बॉल से ही कंपेयर किया गया है, ठीक है। ईश्वरी कण गॉड पार्टिकल, उसको यहीं से कंपेयर किया गया, यहीं से कॉन्सेप्ट को लिया है। तो एक छोटी सी टाइनी बॉल थी जिसका बहुत छोटा वॉल्यूम था, जिसके अंदर इनफाइनाइट टेम्परेचर था और इनफाइनाइट डेंसिटी थी। तो एक छोटा सा कण जिसका अनंत घनत्व, जिसका टेम्परेचर अनंत तापमान था, और उसमें विस्फोट हुआ, एक्सपेंशन जो इसमें विस्फोट हुआ 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। और ये जो है वो विस्फोट हुआ, और तब से, जब से विस्फोट हुआ तब से जो है यूनिवर्स का प्रसार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। और आज भी ये एक्सपेंशन जारी है, आज भी ये एक्सपेंशन जारी है, ठीक है। जब ये विस्फोट हुआ तो उसमें से बहुत सारी ऊर्जा निकली, जब ये विस्फोट हुआ तो बहुत सारी एनर्जी निकली, और ये बहुत सारी एनर्जी जो है मैटर में या पदार्थ में कन्वर्ट हुई। आपने एक इक्वेशन का नाम सुना होगा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि ऊर्जा को जो है मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बहुत सारी ऊर्जा निकली, और उसमें से कुछ ऊर्जा जो है पदार्थ में कन्वर्ट हो गई, मास में कन्वर्ट हो गई, इस तरीके का माना जाता है। धीरे धीरे इसी पदार्थ से जो है गैलेक्सी बनी, फिर स्टार बने, फिर प्लैनेट बने, और आज भी ये चलता जा रहा है। ये हमारी बिग बैंग थ्योरी है। अब कोई आपको ये बोले कि दुनिया जो बनी है एक छोटे से कण से बनी है, और उस कण में से सब कुछ निकला, ठीक है, उसमें विस्फोट हुआ, और 13.7 वर्ष पहले ऐसा हुआ था, तो क्या आप इस बात का विश्वास करोगे? ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में आएगा, यार क्या बातें कर रहा है, ये फालतू की बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है ये तो, ठीक है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी इतनी पॉपुलर इसलिए हुई कि इस थ्योरी ने दो एविडेंस दिए, दो प्रमाण दिए कि मेरी बात बिल्कुल सही है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उदाहरण दूंगा, देखो। तो इसके दो कॉन्क्रीट एविडेंस थे। पहला एविडेंस का नाम है रेड शिफ्ट, पहला जो एविडेंस है उसका नाम है रेड शिफ्ट। तो ये बड़ा जो है कन्विंसिंग एक एविडेंस था। रेड शिफ्ट का मतलब क्या है, और ये कैसे यूनिवर्स की ओरिजिन को बताता है। मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हो रहा है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, और गैलेक्सी के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। जैसे ये 4 गैलेक्सी है, 1 2 3 4 नंबर, आप यहाँ पर देखो, इनके बीच में दूरी बढ़ गई है। पहले ये बहुत पास पास में थी, अब काफ़ी दूर हो गई है, फिर और ज़्यादा दूर हो गई। इसका मतलब क्या है कि गैलेक्सीज जो है दूर जाती जा रही है। अब मुझे कैसे पता चला गैलेक्सी दूर जाती जा रही है? तो एक कॉन्सेप्ट है रेड शिफ्ट, जिसको हम बोलते हैं। आपको ये पता है कि प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलके बना है। बेनी, आह, पीनाला जिसको हम बोलते हैं, बैंगनी, आसमानी, नीला, पीला, लाल वगैरह, सारे 7 कलर है, ठीक है। तो आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो प्रकाश के 7 रंग होते हैं, उनमें सबसे जो है
कम वेवलेंथ का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ का कलर जो है रेड होता है, ये आप जानते हो। ट्रैफिक सिग्नल जो है लाल बत्ती या रोड पे जो है लाल रंग से जो है कोई इंडिकेटर बनाते हैं, या पे देखना सारे जो बत्तियां होती है वो कैसे रेड कलर की होती है ताकि वो दूर से दिख जाए। क्यों? रेड कलर की वेवलेंथ जो है सबसे मैक्सिमम होती है, ठीक है। रेड कलर की वेवलेंथ जो है मैक्सिमम होती है। तो ये वाइट प्रकाश के अलग अलग जो है कलर्स है। बेसिकली क्या है, एक कॉन्सेप्ट है रेड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब कोई भी दो चीजें जब दूर जाती है, जब कोई दो चीजें दूर जाती है या कोई दो चीजें पास में आती है, तो जो प्रकाश का स्पेक्ट्रम है, क्या, जो लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसके 7 कलर है। तो बेसिकली जो स्पेक्ट्रम है उसमें कलर, एक तरफ जो है कौन सा कलर था, रेड कलर था। सबसे दूसरी तरफ कौन सा था, ब्लू कलर था। तो जब वेवलेंथ कम होती है तो ब्लू कलर मिलता है, वेवलेंथ मैक्सिमम होती है तो रेड कलर मिलता है। तो जब दो चीजें बहुत दूर चली जाती है तो स्पेक्ट्रम को जब हम देखते हैं दूर से तो स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो जाता है रेड की तरफ। जब दो गैलेक्सीज दूर चली जाती है एक दूसरे से, तो जब स्पेक्ट्रम को मैं देखता हूं तो वो रेड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। इसका उल्टा, जब दो गैलेक्सी पास में आती है तो स्पेक्ट्रम जो है ब्लू एंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। तो बेसिकली जब गैलेक्सी के बीच में, जब गैलेक्सी को बहुत सारे टेलीस्कोप से देखा गया और स्पेक्ट्रम को एनालाइज किया गया, तो गैलेक्सी के बीच का जो स्पेक्ट्रम था वो बेसिकली रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो रहा था। तो साइंस ये कहती है कि रेड कलर की तरफ स्पेक्ट्रम तब शिफ्ट होता है जब दो चीजों के बीच में दूरी बढ़ती है। इसका मतलब क्या है, गैलेक्सी के बीच में दूरी बढ़ रही है। अगर गैलेक्सी के बीच में दूरी बढ़ रही है इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स का प्रसार हो रहा है। अगर यूनिवर्स का एक्सपेंशन या प्रसार हो रहा है इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स में कभी न कभी विस्फोट हुआ था, उसी की वजह से ये प्रसार हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि बिग बैंग थ्योरी सही है। ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो रेड शिफ्ट सपोर्टिंग एविडेंस, रेड शिफ्ट। सो व्हाट इज रेड शिफ्ट? तो व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज स्ट्रेच्ड, the light is seen as a shifted towards red part of the spectrum. This happens when objects are moving in uh, apart in relation to the observer. A similar phenomena happens to sound when source of sound move related to observer. This describe how light shift towards shorter or longer wavelength as object in space move closer or farther away. तो बेसिकली आपको सिंपल सा ये समझना है कि जब दो ऑब्जेक्ट या दो गैलेक्सीज दूर जाती है, जब मैं स्पेक्ट्रम देखता हूँ दूर से तो मुझे ऐसा दिखता है कि स्पेक्ट्रम जो है रेड एंड की तरफ शिफ्ट हो गया है। जब दो गैलेक्सीज पास में आ रही थी आती है तब मैं स्पेक्ट्रम को देखता हूँ तो स्पेक्ट्रम ब्लू एंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसी फिनोमेना को रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट जो है कहते हैं। क्योंकि मुझे रेड एंड की तरफ स्पेक्ट्रम शिफ्ट होता दिखाई दे रहा था, इसलिए इसको हम कह सकते हैं यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। अगर स्पेक्ट्रम ब्लू एंड की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता तो मैं कहता कि यूनिवर्स का कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन हो रहा है। तो ये पहला प्रमाण था। चलिए दूसरे प्रमाण की बात करते हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपने इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा उदाहरण लूंगा। कभी आपने सूतले बम या पटाखा फोड़ा हो तो किसी दीवार के पास में ले जाके पटाखा या सूतले बम आपने फोड़ा हो या देखा हो, या नहीं देखा हो तो करके देखना एक बार। सूतली बम में आग लगाओगे और दीवार के पास फोड़ोगे इसको, तो आप ये देखना दीवार के ऊपर जो है डार्क कलर के, काले रंग के ऐसे धब्बे बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब भी कभी विस्फोट होता है तो विस्फोट में रेडिएशन या विकिरण निकलती है और उस विकिरण का जो है प्रिंट जो है वो छप जाता है कहीं पे भी। अब आप ये देखो कि दुनिया का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है बिग बैंग थ्योरी में, तो उस टाइम पे विकिरण निकली होगी, और जब विकिरण निकली होगी तो विकिरण का प्रिंट यानी रेडिएशन का प्रिंट भी छपा होगा। तो जब दुनिया में बिग बैंग की थ्योरी हुई तो पूरे यूनिवर्स में आपको ऐसी रेडिएशन दिखती है जिसको हम बोलते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड।
जिसको हम बोलते हैं कॉस्मिक माइक्रो बैकग्राउंड। तो आपको पूरे यूनिवर्स में आपको इस तरीके का एक काले धब्बे दिखाई देते हैं, और एक्चुअली इनको देखा गया है। तभी ये पता चला है कि हाँ भाई, ऐसा कोई विस्फोट हुआ है जिसने पूरे यूनिवर्स में को प्रभावित किया है। तो इतना बड़ा जो विस्फोट क्या हुआ होगा, बिग बैंग का विस्फोट हुआ होगा। तभी हमें ये पता चला कि ये बिग बैंग की जो थ्योरी है वो बिल्कुल सही थ्योरी है। सो कॉस्मिक माइक्रो बैकग्राउंड क्या है? द थर्मल रेडिएशन लेफ्ट ओवर फ्रॉम बिग बैंग। बिग बैंग के विस्फोट के बाद में जो थर्मल रेडिएशन या तापीय विकिरण बचे हुए थे। द ओल्डेस्ट लाइट इन यूनिवर्स, ब्रह्मांड की सबसे पुरानी लाइट है ये, और सारी दिशाओं में, पूरे यूनिवर्स में सब तरफ इसको देखा गया है। अब इसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन पावरफुल टेलीस्कोप से इसको देखा जा सकता है, इसके एविडेंस मिले हैं। तो ये बड़ा कॉन्क्रीट एक एविडेंस था। तो इस वजह से हमें यूनिवर्स के बारे में पता चला। तो बेसिकली कॉस्मिक माइक्रो बैकग्राउंड क्या है? दीज आर leftover radiation heat from Big Bang. CMB, cosmic micro background, dates back to around 4 lakh years after Big Bang. We can see cosmic micro background with naked eyes, but it is everywhere in the universe. They are most visible in microwave part of electromagnetic spectrum. Discovery: the accidental discovery of CMB in 64 by American radio astronomer Arno Penzias and Robert Wilson earned them in Nobel Prize in 1978. तो बेसिकली एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई थी, कुछ रेडियोग्राफ जो है, कुछ रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स थे, यानी कि रेडियो तरंगों से एस्ट्रोनॉमी की जानकारी लेने वाले विशेषज्ञ जो है, उनको एक्सीडेंटली इसका पता चला था, और उन दोनों को नोबेल प्राइज भी इसके लिए मिला था, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये थी हमारी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में हमने देखा एक छोटी सी बॉल थी जिसमें विस्फोट हुआ 13.7 वर्ष पहले, और जो है यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई। इसके दो एविडेंस मिले हमें, एक था रेड शिफ्ट, दूसरा था कॉस्मिक माइक्रो बैकग्राउंड। ये टर्म सुनने में भले टेक्निकल लगती है, लेकिन बड़ी आसान भाषा में हमने इनको समझा। तो ये पहली थ्योरी हुई ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। उसके बाद एक दूसरी थ्योरी है जिसका नाम है स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी का मतलब है स्थिर अवस्था वाली थ्योरी। स्थिर अवस्था में जैसे मान लें मैं ऐसे कैसे खड़ा हूं, ठीक है, तो इस थ्योरी का ऐसा मानना है कि यूनिवर्स में कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, यूनिवर्स में बेसिकली कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ स्थिर है। इस थ्योरी को आप ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि मान लिया ये एक ब्रह्मांड है, और ये ब्रह्मांड की एक बाउंड्री है। ठीक है, इस बाउंड्री के इधर लेफ्ट में ब्रह्मांड का विजिबल पार्ट है। विजिबल का मतलब जहां जिसको हम देख सकते हैं, और यह है ब्रह्मांड का इनविजिबल पार्ट। मान लिया हमारे ब्रह्मांड में कुल मिला के 100 गैलेक्सीज है। ठीक है, कितनी है? 100 गैलेक्सी। आप गैलेक्सी की काउंटिंग कर रहे हो, आपको 100 मिली। अब ये थ्योरी ये कहती है कि मान लिया 100 में से 2 गैलेक्सी जो है वो इनविजिबल पार्ट में चली गई, तो अब कितनी बची? -2। तो अब बची 98 गैलेक्सी। दो जो है इधर चली गई इनविजिबल पार्ट में, इनविजिबल वाले को आप देख ही नहीं सकते। तो ये थ्योरी ये कहती है कि जो 2 गैलेक्सी चली गई है, तो ब्रह्मांड का जो खाली पार्ट है, ब्रह्मांड में बहुत सारा खाली स्पेस है, ग्रहों के बीच में खाली जगह खूब सारी है, तारों के बीच में खाली जगह है। तो ये थ्योरी ये कहती है कि ब्रह्मांड के खाली भाग से 2 नई गैलेक्सी पैदा हो जाएगी। 2 नई गैलेक्सी पैदा हो जाएगी, तो टोटल जो नेट गैलेक्सी होगी ब्रह्मांड में कितनी रहेगी? 100। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड में गैलेक्सी की संख्या जो है अगर कम हो गई है तो ये नई गैलेक्सी उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन ब्रह्मांड में कुल गैलेक्सी की संख्या जो है स्थिर रहेगी। स्टेडी स्टेट थ्योरी, ये बेसिक थ्योरी है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी नहीं है। ये थ्योरी दी थी बॉन्डी, गोल्ड और फ्रेड होयले ने। Steady state theory. According to this theory, the number of galaxies in observable universe remain constant, and new galaxies are constantly being formed out of empty space to fill up the gap left by galaxies that have crossed observable universe border. तो एक तो हो गया यूनिवर्स जो दिख रहा है ऑब्जर्वेबल, दूसरा है कि जो दिख नहीं रहा। तो
उधर के जो है बैलेंस को नई गैलेक्सी बनी और उन्होंने बैलेंस जो है नेट जो है उतना ही रखा। 100 थी, 2 चली गई, 98 हो गई तो 2 नई बन गई तो 100 ही रहा। ये थ्योरी कहती है। एज ए रिजल्ट द साइज ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स over universe overall mass remain constant. As a result the universe steady state is preserved. तो यूनिवर्स तो स्थिर है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा बिग बैंग के जैसा, इस थ्योरी का ऐसा मानना है। ये थ्योरी बहुत पॉपुलर नहीं है लेकिन इसका नाम याद रखना है, और याद रखना ये थ्योरी दी थी बोंडी, गोल्ड और फ्राइड हॉयलर। आगे बढ़ते हैं और तीसरी थ्योरी की बात करते हैं, पल्सेटिंग थ्योरी। पल्सेटिंग थ्योरी तो आपने दिल का देखा होगा, दिल धड़कते हुए, ठीक है, या किसी पल्स को देखा होगा। आंख की पुतलियों को देखा होगा कि जब हम अंधेरे में चले जाते हैं तो हमारी आंख की पुतलियां बड़ी हो जाती है। जब हम सूरज की तेज गर्मी में चलते हैं तो आंखें छोटी छोटी हो जाती है, यानी कि पुतली का साइज छोटा बड़ा होना, छोटा बड़ा होना। तो इस थ्योरी का ऐसा मानना है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ब्रह्मांड का फैलाव होता है, फिर संकुचन होता है, फिर फैलाव होता है, फिर संकुचन होता है। तो ब्रह्मांड में अल्टरनेटिवली एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस तरह की थ्योरी है पल्सेटिंग थ्योरी। तो आप ये देख सकते हैं ब्रह्मांड बहुत छोटे साइज का, ठीक है, फिर इसमें एक्सपेंशन हुआ तो ये बड़ा हो गया, फिर और एक्सपेंशन हुआ तो ब्रह्मांड और बड़ा हो गया और एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगा। उसके बाद उसमें कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन होगा और ये रिवर्स हो जाएगा प्रोसेस। इस तरीके से ब्रह्मांड जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ऐसा चलता रहता है ब्रह्मांड में, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इस तरीके का चलता रहता है। ये है पल्सेटिंग थ्योरी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रह्मांड का, ये देखो एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, और ये थ्योरी ये कहती है कि ब्रह्मांड का एक्सपेंशन और देखो गैप बढ़ता जा रहा है, एक मैक्सिमम पॉइंट तक ये पहुंचेगा और फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऐसे संकुचन हो जाएगा। तो ये थ्योरी है पल्सेटिंग थ्योरी। दिस थ्योरी states that universe is pulsating or expanding and contracting alternatively. The cosmos is expanding at the present time. According to pulsating theory, the universe expansion could be halted by gravitational attraction at some point in future, causing it to constrict. The universe will begin to expand after it has been reduced to a particular size. Pulsating universe result from universe alternate expansion and contraction. तो बेसिकली यूनिवर्स का पल्सेटिंग हो रहा है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, इस तरीके से यूनिवर्स की साइज जो है कम ज़्यादा हो रही है। तो हमने आज की क्लास में ये देखा कि यूनिवर्स कैसे बना। यूनिवर्स में क्योंकि हमारा सूरज भी है, पृथ्वी भी है, सारे जो है उपग्रह भी है, तो हमने ये देखा कि सबकी उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरी से हुई, और उस एविडेंस को भी हमने देखा। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जितने भी सारे के सारे जो सदस्य है, चाहे वो प्लेनेट हो या सैटेलाइट हो या एस्टेरॉयड हो या कॉमेट हो या मेटेओराइट हो या नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हो, सब के सब जो है इनका उत्पत्ति इस तरीके से हुई है। तो आई होप कि ज्योग्राफी का ये लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। प्लीज शेयर दिस, इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। देखिए हम जो है बहुत मेहनत से कंटेंट बनाते हैं, क्लास को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर आपका एनकरेजमेंट हमें मिलता है और मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिलता है तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है। और फिर हम इस सीरीज को रेगुलरली कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे वीडियो जो है ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो लेके आएंगे, ताकि आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको बहुत इसकी इसकी मदद मिले। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।